हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आ गए हैं हम और अपने क्लास में तुम्हारा स्वागत करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने एल्केन्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज बोले तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पर डिस्कशन किया। यहाँ से हम लोग एल्केन्स के केमिकल प्रॉपर्टीज बोले तो केमिकल रिएक्शंस के ऊपर बात करेंगे। एल्केन्स का मेनली एक ही केमिकल रिएक्शन है, वो है फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। तो आज के क्लास में उसकी बातें करेंगे। इसके अलावा और भी कुछ छोटे मिसलेनियस रिएक्शंस है जिनकी बातें हम लोग दूसरे क्लास में करते हैं। तो फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। हैलोजन तुम जानते हो, हैलोजेंस मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और मोस्टली हम लोग फ्लोरीन के साथ रिएक्शन अवॉइड करते हैं क्योंकि फ्लोरीन बहुत खतरनाक एलिमेंट है। हम लोग ज्यादातर समय क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो अगर हमारे पास कोई एल्केन है जैसे CH4, इसको हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएं। रिएक्शन कराने के लिए हम लोग सनलाइट का इस्तेमाल करते हैं। सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, ये क्लोरीन इसके साथ रिएक्शन करेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा दो और हाइड्रोजन हटा करके उसके बाद क्लोरीन लगा दो और बैलेंस करने के लिए HCl लिख दो। तो रिएक्शन हुआ, हाइड्रोजन हटाया, क्लोरीन लगाया। रिएक्शन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन को हटाओगे, क्लोरीन को लगाओगे तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहोगे। फिर जब इस रिएक्शन के मैकेनिज्म में जाओगे तो तुम कहोगे ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। रिएक्शन में होता क्या है कि क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है उसके ऊपर जब सनलाइट पड़ेगा, ये फोटोन है। फोटोन समझते हो ना, सनलाइट में एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं जिसको तुम फोटोन कहते हो। तो एनर्जी का पैकेट आया, क्लोरीन से टकराया तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, और फ्री रेडिकल्स बनेंगे। जब भी बॉन्ड ऐसे टूटता है कि एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज कहते हो या होमोलाइटिक बॉन्ड ब्रेकिंग कहते हो। बॉन्ड टूटा, एक इलेक्ट्रॉन इसने, होमोलाइटिक बॉन्ड ब्रेकिंग कहेंगे। फ्री रेडिकल्स बने, और फ्री रेडिकल्स जो है बड़े ही रिएक्टिव होते हैं, वेरी वेरी रिएक्टिव। और जैसे ही ये मीथेन मॉलिक्यूल के साथ टकराएंगे, मीथेन के साथ तुरंत इनका रिएक्शन होगा। इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये लेकर भाग गया, एक इलेक्ट्रॉन ये लेकर भाग गया, तो इसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन के लिए ये यहाँ पर आएगा और हाइड्रोजन को फुसलाएगा कि तुम इसके साथ क्या कर रहे हो, मेरे साथ आओ। तो ये बॉन्ड ब्रेक कर दो, एक इलेक्ट्रॉन इसको दो, एक इलेक्ट्रॉन इसको दो, और हाइड्रोजन इसके साथ चला जाएगा। ये अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ मिलाकर दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो ये कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन एटम्स, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने लिया है, इसे बना दो, प्लस हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर के HCl बना करके। और ये मिथाइल फ्री रेडिकल, ठीक। तो क्लोरीन फ्री रेडिकल ने मीथेन से रिएक्शन किया, HCl मॉलिक्यूल बना दिया। यहां पर मीथेन मॉलिक्यूल है और क्लोरीन क्या है, रेडिकल है। और मिथाइल क्या हो गया, अब फ्री रेडिकल हो गया, और HCl क्या हो गया, मॉलिक्यूल बन गया। तो तुम देखना, एक रेडिकल खत्म हुआ, बदले में एक नया रेडिकल बन करके तैयार हो गया। अब ये जो नया रेडिकल है ये परेशान है। जैसे तुम मंदिर में जाओ, तुम्हारा चप्पल कोई चुरा ले और तुम्हें कुछ न समझ में आए कि अब घर कैसे पहुंचे बिना चप्पल का, तो तुम क्या करो, उठाओ किसी और का चप्पल, तुम भी पहन करके चल दो अपने घर। जो आएगा वो देखा जाएगा, उसका क्या करना है। तो ये क्रम चलता रहेगा। तुम्हारी चप्पल किसी ने चुराई, तुमने किसी और की चुराई, अब वो जो कोई और है वो किसी और का चुराएगा, और ये चलता रहेगा, अंतिम बंदा फंस जाएगा बेचारा। तो कुछ वैसा ही क्लोरीन फ्री रेडिकल है, रिएक्टिव था, एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, यहाँ से हाइड्रोजन को ले लिया, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, HCl। कार्बन पर फ्री रेडिकल आ गया। अब जब कार्बन पर फ्री रेडिकल है, कार्बन भी इधर उधर घूमता रहेगा, जहां मौका मिलेगा वहीं से चप्पल चुरा लेगा। तो ये पहुंचा कह दो क्लोरीन मॉलिक्यूल के पास, तुरंत इसके साथ रिएक्शन करने की कोशिश करेगा, इस क्लोरीन को फुसलाएगा कि तुम ये उसके साथ क्या कर रहे हो, इधर मेरे साथ आओ। बॉन्ड टूटा, एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया, और ये दोनों मिलकर के कार्बन क्लोरीन बॉन्ड बना लेंगे। तो इस तरह से ये रिएक्शन चलता रहता है।
पहले हाइड्रोजन को हटाया, फिर हाइड्रोजन को हटा करके क्लोरीन लगाया और ये क्लोरीन इस तरह से बचा है। तो ये रिएक्शन फ्री रेडिकल मेथड से आगे बढ़ता है और सनलाइट की इसमें जरूरत है। सनलाइट जो है आएगा और आकर के क्लोरीन को, ब्रोमीन को, आयोडीन को, फ्लोरीन को, जिसको भी लोगे सनलाइट उसको तोड़ देगा और तोड़ने से फ्री रेडिकल बनेगा और फिर वहीं से रिएक्शन स्टार्ट होगा। तो इसको बोलते हैं इनिशिएशन। जहां से सनलाइट की मदद से रिएक्शन स्टार्ट हुआ, इस स्टेप को बोलते हैं इनिशिएशन स्टेप, कि ये रिएक्शन शुरू हो गया, इनिशिएशन। फिर उसके बाद जब ये रेडिकल्स जो है, रेडिकल्स क्या कर रहे हैं, रेडिकल मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन किया, ये रेडिकल तो खत्म हो गया लेकिन नया रेडिकल बन गया। ठीक, तुमको तो चप्पल मिल गया लेकिन अब कोई और दूसरा फंस गया। तुमने तो किसी की चप्पल चुरा ली, तुम्हारा किसी ने चुराया, तुमने किसी और का चुराया, अब तुमने जिसका चुराया अब वो किसी और का चुराएगा। क्रम चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। ठीक, तो इसको बोलते हैं प्रोपोगेशन। क्रम चलता रहेगा, प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन का मतलब होता है आगे बढ़ते रहना। तो इस रेडिकल ने मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन किया, नया रेडिकल बना, फिर नया रेडिकल नए मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा तो वो फिर से एक और नया रेडिकल बन गया। ठीक, तो एक रेडिकल खत्म हो रहा है, दूसरा रेडिकल बन जा रहा है। एक रेडिकल के बदले दूसरे रेडिकल का बनना, प्रोपोगेशन। अपनी चप्पल के बदले तुमने दूसरे की चप्पल चुरा ली, प्रोपोगेशन। इसके बाद लास्ट में कभी कभी ऐसा भी होगा कि ये रेडिकल्स आपस में भी टकरा जाएंगे। तो क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बन गया, मिथाइल रेडिकल और मिथाइल रेडिकल आपस में टकरा जाएंगे, तो मिथाइल और मिथाइल के बीच में बॉन्ड बन गया। या फिर मिथाइल रेडिकल और क्लोरीन रेडिकल आपस में टकरा जाएंगे तो मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा। तो जब दो रेडिकल्स आपस में टकरा जाते हैं और दोनों खत्म, तो इस तरह के स्टेप्स को बोलते हैं टर्मिनेशन। तो रिएक्शन के दौरान तीन तरह के स्टेप्स, रेडिकल्स का बनना इनिशिएशन, रेडिकल्स का खत्म होना टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब ये होता है टर्मिनेट हुआ, खत्म हुआ, बंद हुआ। ठीक, इनिशिएशन रेडिकल का बनना, टर्मिनेशन रेडिकल्स का खत्म हो जाना, और प्रोपगेशन मतलब रेडिकल और मॉलिक्यूल मिलकर के नया रेडिकल नया मॉलिक्यूल, फिर रेडिकल और मॉलिक्यूल मिलकर के नया रेडिकल नया मॉलिक्यूल। इस तरह से चलता चला जाएगा। जैसे तुम ऐसे समझो कि तुम गए रेस्टोरेंट में, मान लो रेस्टोरेंट में दिन भर में 1000 लोगों ने खाना खाया, तुम भी उनमें से एक हो। रेस्टोरेंट वाले के पास कुल मिलाकर के 50 प्लेट्स है। 50 प्लेट्स में 1000 लोग को खाना कैसे खिलाया जा सकता है? तो आंसर है कि 1000 लोग एक साथ नहीं आते। 50 प्लेट है, 50 लोगों को खाना खिलाया, जब वो चले गए दूसरे ग्राहक आए, फिर उन्हीं प्लेट को धुल करके, कुछ तो अच्छे से धुलते भी नहीं, ऐसे गंदे से बस धुल करके ला देते। बहुत ध्यान से अच्छी जगह खाना खाया करो। तो वो जो है ऐसे प्लेट को धुल करके लाए, फिर अगले 50 लोगों को खिलाया। जब वो भी 50 खाकर चले गए, नए ग्राहक आए, फिर 50 लोगों को खिलाया। तो प्लेट 50 ही, लेकिन 1000 लोगों को खाना खिलाया। कैसे खिलाया? बारी बारी से। तो ऐसे फ्री रेडिकल रिएक्शंस में भी रिएक्शन चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि 1 लाख मॉलिक्यूल को रिएक्शन करना है तो 1 लाख रेडिकल भी बने। मान लो शुरू में 100 रेडिकल्स बन गए, तो वो 100 रेडिकल्स 100 मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करेंगे, 100 नए रेडिकल्स बनेंगे। फिर जो 100 नए रेडिकल से 100 दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करेंगे तो फिर से 100 नए रेडिकल्स बनेंगे, क्योंकि प्रोपगेशन हो रहा है। एक रेडिकल खत्म होगा तो दूसरा रेडिकल बनेगा ना। तो इस वे में रिएक्शन में बहुत ज्यादा रेडिकल्स की जरूरत नहीं होती, थोड़े से रेडिकल्स बन गए और रिएक्शन चलता रहता है। तो थोड़ा सा सनलाइट तुमने दे दिया, क्या कभी कभी सनलाइट के बदले हीट भी देते हैं, हीट से भी रेडिकल बनाया जा सकता है। लेकिन है क्या कि सनलाइट ऐसे फ्री में मिल जाता है, धूप दिखाया काम खत्म। तो हीट करने के लिए कुछ जलाओगे, हीट का इंतजाम करोगे, महंगा सौदा है। तो हम लोग हीट का इंतजाम भी कर सकते हैं, हीट से भी फ्री रेडिकल्स बनाए जा सकते हैं। या फिर हम लोग केमिस्ट्री में जब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो इस बात को समझेंगे, परऑक्साइड्स, जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक, ऐसा जैसे कोई एल्किल ग्रुप ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, एल्किल ग्रुप ले लिया, परऑक्साइड, हीट, ठीक, सनलाइट, या और बेटर कहो यूवी लाइट। तो ये सारे जो है सोर्सेज हैं फ्री रेडिकल्स को बनाने के लिए, और हमने सनलाइट का इंतजाम यहाँ पर किया। हम हीट से भी काम चला सकते थे, हम परऑक्साइड से भी काम चला सकते थे, लेकिन हम काम उससे चलाते हैं जिससे सबसे आसानी से, सबसे सस्ते में। सनलाइट ऐसे ही सूरज रोज उगता है, कुछ करना नहीं है, रात को करना हो रिएक्शन तो बात दूसरी है, फिर तुम दूसरा इंतजाम करोगे। लेकिन दिन में आराम से करो ना रिएक्शन, क्या जल्दी है, क्या मुसीबत है कि रात को जो है तुम सोने की जगह रिएक्शन करने को चलो, ऐसी क्या इमरजेंसी आ पड़ी है। तो इत्मीनान से दिन में जो है जागो, दिन में काम करो। जैसे कुछ बच्चे होते हैं दिन भर अपना इधर उधर 3-5 होगा, रात को कहेंगे बड़ी गर्मी लग रही है और लाइट नहीं है, कैसे पढ़ाई करे। तो दिन में इतना बड़ा सूरज उगा था तब तुमने पढ़ाई नहीं करी, अब रात को कह रहे हो कि जो है गर्मी है, पंखा नहीं चल रहा है, लाइट नहीं अच्छे से आ रही है। पर चलो खैर, बच्चे तो बच्चे हैं, बड़े भी कौन से बड़े हो गए, वो तो और भी बच्चे हैं।
से तुम किसी शादी में चले जाओ, दिन में इतना बड़ा सूरज उगा है, इतना उजाला है, तुम्हें समझ में नहीं आया कि दिन में काम निपटा ले। रात को कहोगे चलो अब जनरेटर लाओ, बिजली लाओ, झालर लटकाओ और लाइट लटकाओ, उजाला नहीं है, अच्छे से लाइट लटकाओ। अरे दिन में इतना बड़ा सूरज आया, क्यों नहीं तुमने काम निपटा लिया? सारे मेहमानों को दिन में बुलाओ, बढ़िया किसी बगीचे में हरे भरे वातावरण में पेड़ पौधों के नीचे आनंददायक तरीके से जो है कार्यक्रम को बढ़ाओ। लेकिन तुम क्या करोगे? रात को अंधेरे में जैसे शैतान निकलते हैं, इंसान से शैतान बनोगे, फिर रात को निकलोगे, फिर तुम कार्यक्रम करोगे। तो फिलहाल हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। हम लोग सनलाइट से जो है रिएक्शन कर सकते हैं। सनलाइट है, हीट है, पेरोक्साइड है, इन सब मेथड से फ्री रेडिकल्स बनाए जा सकते हैं। हमने यहाँ सनलाइट का इस्तेमाल किया, तो फ्री रेडिकल मेथड से ये रिएक्शन आगे बढ़ता है। ठीक, फिर इस रिएक्शन में एक कॉम्प्लिकेशन है। कॉम्प्लिकेशन क्या है कि CH4 ने क्लोरीन से रिएक्शन किया, CH3Cl। ये CH3Cl जो है दोबारा फिर से रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके CH2Cl2 तीसरी बार फिर से रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके CHCl3, और CHCl3 भी एक बार और पार्टिसिपेट कर करके CCl4 बनाएगा। तो ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, चारों की खिचड़ी बनेगी। ऐसा नहीं कि लास्ट ही वाला केवल बनेगा, चारों की खिचड़ी बनेगी। खिचड़ी में से मान लो मेरे को ये वाला प्रोडक्ट चाहिए, तो उस प्रोडक्ट को बाहर निकालना बड़ा टेढ़ा काम है। खिचड़ी में से जब भी कई सारे प्रोडक्ट्स का मिक्सचर बन जाता है, उस मिक्सचर में से अपने डिजायर्ड प्रोडक्ट को निकालना मुश्किल काम हमेशा होता है। तो हमेशा हम ऐसे रिएक्शंस प्रीफर करते हैं जिसमें एक ही मेन प्रोडक्ट बने, बाकी प्रोडक्ट्स फालतू की चीजें न बने। तो इनको एक दूसरे से सेपरेट करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए रिएक्शन में कॉम्प्लिकेशन आ जाता है। क्यों यहां से यहां रिएक्शन क्यों गया? क्योंकि रिएक्शन में हमने बोला ना फ्री रेडिकल बनेगा। फ्री रेडिकल बनेगा तो क्या होगा? फ्री रेडिकल तो उसी बर्तन के अंदर घूम रहा है ना। मान लो तुमने एक कंटेनर लिया हुआ है, कंटेनर के अंदर ढेर सारे तुमने क्लोरीन मॉलिक्यूल्स ले रखे हैं, ठीक, उसी में मीथेन मॉलिक्यूल्स भी ले रखे हैं, और मीथेन और क्लोरीन ने रिएक्शन किया तो कह दो थोड़े से मिथाइल क्लोराइड CH3Cl और HCl मॉलिक्यूल्स भी उसी में बन गए हैं, और क्लोरीन के टूटने से कुछ फ्री रेडिकल्स भी इसी कंटेनर में इधर उधर यहाँ वहां घूम रहे हैं। तो क्या इस बात की गारंटी दी जा सकती है कि क्लोरीन का फ्री रेडिकल जाएगा तो हर बार मीथेन से ही टकराएगा? इसकी गारंटी दी जा सकती है? नहीं। क्लोरीन का फ्री रेडिकल इसके साथ भी टकरा सकता है, इसके साथ भी टकरा सकता है, इसके साथ भी टकरा सकता है, बहुत सारे ऑप्शन है। जब इसके साथ टकराएगा तो इसका एक हाइड्रोजन जाएगा, इसके साथ टकराएगा तो इसका हाइड्रोजन जाएगा, जब इसका हाइड्रोजन जाएगा तो बदले में अगला क्लोरीन आएगा। तो रिएक्शन में एक क्लोरीन तो पहले से आ चुका है, एक और क्लोरीन आ जाएगा। तो ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं रिएक्शन मिक्सचर के अंदर बहुत सारे एंटीसेंट टक्कर करते रहते हैं, किसी के साथ भी टकरा सकते हैं। हमने कुछ काम के कोलिजन्स को, काम के टक्करों को खोजा और उन्हीं के ऊपर डिस्कशन किया कि ये इससे टकराएगा तो ये बनेगा, ये इससे टकराएगा तो ये बनेगा। लेकिन अगर तुम गहराई से देखो तो अंदर बड़े सारे तरह की चीजें बनेंगी। अब जैसे मान लो ये इससे टकराया तो एक हाइड्रोजन तो ये लेकर के भाग जाएगा, CH3 रेडिकल बनेगा। अब वो CH3 रेडिकल यहाँ पर टकरा सकता है, यहाँ पर टकरा सकता है, यहाँ पर टकरा सकता है, यहाँ पर टकरा सकता है। तमाम तरह के रिएक्शंस चलते रहते हैं इस मिक्सचर के अंदर। हमने उसमें से कुछ सेलेक्टेड चीजों को देखा। तो इसका भी हाइड्रोजन टक्कर में जा सकता है, हाइड्रोजन जाएगा और क्लोरीन आएगा तो क्या होगा? CH2Cl2 बनेगा। तो इसी के अंदर थोड़ा CH2Cl2 बना, फिर इसका हाइड्रोजन भी टक्कर में जा सकता है, तो हाइड्रोजन गया, फिर एक और क्लोरीन आया तो CHCl3 इसी मिक्सचर में बन गया, और इसका लास्ट हाइड्रोजन भी चला गया तो इसी मिक्सचर में CCl4 भी बनेगा। तो बड़ा ही खिचड़ी बनकर के तैयार हो गया, जिसमें से काम का चीज निकालना बेहद मुश्किल है। तो CH3Cl के साथ ये सभी चीजें भी बनेंगी। मान लो हम चाहते हैं कि रिएक्शन एक ही बार हो, तब क्या करें? हम चाहते हैं रिएक्शन एक ही बार बस यहीं पर रुक जाए, मोनोक्लोरिनेशन हम चाहते हैं, बस एक ही बार चाहते हैं, इसके आगे ना हो। हम क्लोरीन थोड़ा सा लेंगे, इसको लार्ज एक्सेस में लेंगे, लार्ज एक्सेस में लेने से क्या होगा? क्लोरीन थोड़ा सा ही है, जल्दी से खत्म हो जाएगा, किसी को दोबारा क्लोरीन लेने का मौका न मिले। जैसे हम अपने यहाँ पार्टी में 100 लोगों को बुलाएं और 100 आइसक्रीम मंगा दें कि सब लोग एक एक आइसक्रीम खाएंगे, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना, जिसने एक आइसक्रीम खाया उसे बड़ा अच्छा लगा, अब उसने किसी और का ध्यान दिया नहीं, उसको ये समझ में आया नहीं कि आइसक्रीम सबके लिए एक ही आई हुई है। उसको एक आइसक्रीम खाया, इतना अच्छा लगा कि दूसरा आइसक्रीम भी खाने लगा, दूसरा खाया और अच्छा लगा, तीसरा भी खाने लगा, और 10-12 आइसक्रीम अकेले जो है खा गया।
तो जब वो इतने सारे आइसक्रीम खा गया तो बाकी लोगों को आइसक्रीम नहीं मिल पाएगी। ये बात सच है, लेकिन एक बंदा जो है 10-10, 12-12 आइसक्रीम खा कर गया है, कुछ ऐसा हुआ ना। तो हम क्या करें, हम क्लोरीन को इतना थोड़ा सा ले लें कि किसी को दूसरा आइसक्रीम मिलने ही ना पाए। इतने थोड़े से आइसक्रीम मंगाओगे, बस एक आइसक्रीम कुछ लोगों ने खाया और आइसक्रीम खत्म, भले ही बाकी लोगों को आइसक्रीम मिले कि न मिले, लेकिन मेरा सारा फोकस है किसी को दूसरा आइसक्रीम लेने का मौका न मिले। तो आइसक्रीम इतना थोड़ा सा रखा है, 4-5 लोग आए, सबको एक आइसक्रीम दिया, आइसक्रीम खत्म। बाकी जो है, बाकी के मेहमान उसी तरह से बिना आइसक्रीम के पड़े हैं, फर्क नहीं पड़ता मेरे को। लेकिन हाँ, ये इंतजाम मैंने कर दिया कि किसी को दूसरी आइसक्रीम न मिलने पाए। तो मेहमान खूब सारे और आइसक्रीम एकदम थोड़ी सी, तो कुछ लोगों को बड़ी मुश्किल से एक आइसक्रीम मिल जाए, वही बड़ी बात है। हालांकि उसमें भी कुछ जो चालू होंगे वो 2 आइसक्रीम का इंतजाम कर लेंगे। उसमें भी 100 आदमी 5 आइसक्रीम, किसी तरह से 5 लोगों को एक आइसक्रीम मिल पाएगी, लेकिन उसमें भी कोई चालू बंदा होगा तो वो दूसरे आइसक्रीम का इंतजाम उसमें भी कर लेगा। तो यहाँ पर भी हम बिल्कुल गारंटी नहीं दे सकते कि 100% ये बनेगा, बट मोस्टली यही बनेगा। तो इसको लार्ज एक्सेस में ले ले, इसको थोड़ा सा ले ले, तो एक ही बार क्लोरीन मिलेगा कुछ मॉलिक्यूल्स को, उसके बाद रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा और हमें यही हमारा मेन प्रोडक्ट होगा। तो लार्ज एक्सेस में लेने पर ये मेन प्रोडक्ट गारंटीड नहीं कि 100%, मेन प्रोडक्ट मतलब कह दो 99.9% यही बनेगा, 0.1% में अभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इस वे में अगर मेरे को मोनोक्लोरिनेशन, मोनोब्रोमिनेशन, मोनोआयोडीनेशन, इस तरह की चीजें करानी है, एक ही बार रिएक्शन कराना है, तो इसको लार्ज एक्सेस में लो। सनलाइट के बदले कोई कभी ये सिंबल लिख देते हो एच न्यू मतलब सनलाइट की एनर्जी, E बराबर एच न्यू पढ़ते हो ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने तुम्हें पढ़ाया हुआ है। प्लांक्स क्वांटम थियरी कि लाइट में जो पैकेट होता है, पैकेट के अंदर जो एनर्जी होती है H/न्यू के बराबर होती है, प्लांक्स कांस्टेंट, और न्यू जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। तो सनलाइट के बदले में कहीं कहीं ऐसा सिंबल लिख देते हैं। तो मीथेन को क्लोरीन से रिएक्शन कराना एक ही बार, मीथेन को एक्सेस में ले लो, और कोई जरूरी थोड़ी कि हर बार मीथेन ही ले, हम लोग इथेन भी ले सकते हैं, और क्लोरीन ही क्यों ले, ब्रोमीन भी चुन सकते हैं। इसको लार्ज एक्सेस में ले लो, तो इसमें एक ही ब्रोमीन की एंट्री होगी, यहां पर चाहे यहां पर, लेकिन दोनों आपस में इक्वल है तो फर्क नहीं पड़ता है। ब्रोमीन को इसमें चिपकाओ चाहे इसमें चिपकाओ, एक ही चीज 2 बार हो जाएगा। तो CH3CH2Br प्लस HBr एंड यूनिट सनलाइट। अगर हम प्रोपाइल ब्रोमाइड प्रोपेन ले लें तो प्रोपेन के साथ ब्रोमीन का रिएक्शन कराएं, Br2 एंड सनलाइट, तो ब्रोमीन इस मॉलिक्यूल में एक ही बार, यहां पर चाहे यहां पर, ये दोनों आपस में इक्वल है, एक को पकड़ो एक को छोड़ दो, और यहां पर भी ब्रोमीन लगा सकते हो। तो एक बार ब्रोमीन यहां लगाओ, एक प्रोडक्ट बनेगा, एक बार ब्रोमीन यहां लगाओ, दूसरा प्रोडक्ट बनेगा। तो एक प्रोडक्ट बना जिसमें ब्रोमीन तुमने यहां से हाइड्रोजन हटाया, ब्रोमीन लगा दिया, और दूसरा प्रोडक्ट बना जिसमें यहां से बीच वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटा करके ब्रोमीन लगा दिया। इसको नाम लिखना चाहो तो नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड लिख सकते हो, और इसको नाम लिखना चाहो तो आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड लिख सकते हो, ठीक। और ये मेजर प्रोडक्ट है, ये माइनर प्रोडक्ट है, थोड़ा सा बनेगा, ये थोड़ा सा, ये ज्यादा। ऐसा क्यों? क्योंकि रिएक्शन फ्री रेडिकल मेथड से हो रहा है। यहां से एक हाइड्रोजन हटाओगे तो फ्री रेडिकल बनेगा ये वाला, और यहां से हाइड्रोजन हटाओगे तो फ्री रेडिकल बनेगा ये वाला। ये प्राइमरी फ्री रेडिकल है, प्राइमरी फ्री रेडिकल है, और ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल है। तो तुम देखोगे कि प्राइमरी फ्री रेडिकल लेस स्टेबल होता है। हम लोगों ने फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबके स्टेबिलिटी पर बात किया था, तो उस बात को तुम याद करो। तो प्राइमरी फ्री रेडिकल लेस स्टेबल होता है, कम स्टेबल होता है, और सेकेंडरी फ्री रेडिकल मोर स्टेबल होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। तो जो ज्यादा स्टेबल है वो जल्दी जल्दी बनेगा, फिर इससे बनने वाला प्रोडक्ट भी जल्दी जल्दी बनेगा, ज्यादा बनेगा। जो लेस स्टेबल है वो धीरे धीरे बनेगा, थोड़ा सा बनेगा, और इससे बनने वाला फाइनल प्रोडक्ट भी थोड़ा सा बनेगा। तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी से हम अगर 2 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो दोनों में सबसे ज्यादा कौन बनेगा वो देख सकते हैं। इसी तरह से सपोज अपने पास ऐसा सिचुएशन है, यहां पर एक हाइड्रोजन, इसका हम मोनोब्रोमिनेशन करा दें। मोनोब्रोमिनेशन मतलब ब्रोमीन को थोड़ा सा लोगे ना, ब्रोमीन को थोड़ा सा लोगे, सनलाइट लोगे,
और इसको लार्ज एक्सेस में रखोगे ताकि दोबारा एक ही मॉलिक्यूल को 2 बार ब्रोमीन न मिले। तो इसको एक ब्रोमीन मिलना है, वो ब्रोमीन यहाँ पर 4 जगहों पर मिल सकता है। ये दोनों आपस में इक्वल है, इसलिए यहाँ ट्राई करना तो इसको मत ट्राई करना। तो 1 2 3 4 जगहों पर ब्रोमीन चिपकाया जा सकता है। तो अगर मान लो हम पूछे मेन प्रोडक्ट कौन बनेगा, मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा, तो ये कार्बन टर्शियरी है। यहाँ से हाइड्रोजन हटाकर रेडिकल बनाओगे तो ये रेडिकल बड़ा स्टेबल होगा। बाकी ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है। तो यहीं पर फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो रिएक्शन के दौरान यही फ्री रेडिकल सबसे आसानी से बनेगा। ठीक, रिएक्शन के दौरान यही वाला फ्री रेडिकल सबसे आसानी से बनेगा और फिर यहीं पर एक ब्रोमीन ला करके चिपका दो। तो यही वाला जो प्रोडक्ट है वो मेजर प्रोडक्ट या मेन प्रोडक्ट होगा। इसके अलावा और भी बाकी के अनसेंट प्रोडक्ट थोड़े थोड़े बनेंगे, उनकी बात हम लोग देखेंगे बाद में। लेकिन यही मेन प्रोडक्ट है, क्योंकि टर्शियरी कार्बन पर हाइड्रोजन है, उसको हटाओगे तो टर्शियरी फ्री रेडिकल बनेगा, इसलिए यही प्रोडक्ट सबसे मेजर होगा। राइट। कभी कभी हम लोग हैलोजेंस के रिएक्टिविटी की बात करते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ द हैलोजेंस, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस। तो हम देखते हैं फ्लोरीन बहुत रिएक्टिव है, क्लोरीन कम रिएक्टिव है, ब्रोमीन और भी कम रिएक्टिव, और आयोडीन सबसे कम रिएक्टिव है। आयोडीन सबसे कम रिएक्टिव है। तो फ्लोरीन इतना रिएक्टिव होता है कि रिएक्शन एक्सप्लोसिव होता है, मतलब जल्दी जल्दी रिएक्शन करेगा, ढेर सारा हीट तुरंत से निकलेगा, तुरंत से हीट निकलेगा, एक्सप्लोजन हो सकता है। इसीलिए मोस्टली हम फ्लोरीन को अवॉइड करते हैं, इसके साथ रिएक्शन करने को अवॉइड करते हैं, हम इसके साथ रिएक्शन नहीं करना चाहते। क्लोरीन ब्रोमीन अच्छा रिएक्शन करते हैं। आयोडीन के साथ भी एक मुश्किल है, इसके साथ रिएक्शन रिवर्सेबल है। रिवर्सेबल मतलब जैसे CH4 प्लस I2 एंड सनलाइट, तो क्या बनेगा CH3I प्लस HI, और रिएक्शन वापस पीछे भी भाग आता है, तो आगे भी गया पीछे भी गया, तो इसमें फजीयत होती है। तो इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग मोस्टली ट्राई नहीं करते, हम लोग क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन ही जो है काम का रिएक्शन है। तो एल्केन्स के यही 2 काम के रिएक्शन है, क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन। क्लोरीन की एंट्री कराना और ब्रोमीन की एंट्री कराना। ठीक, क्लोरीन की एंट्री कराना, ब्रोमीन की एंट्री कराना। उसके अलावा कभी कभी जैसे होता है कि मेरे को रिएक्शन जो है आयोडीन के साथ कराना ही पड़ जाए, तो अगर हम इस HI को हटा दें तो ये पीछे नहीं आ पाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, जैसे हम करा रहे हैं CH4 प्लस I2 H न्यू CH3I प्लस HI, इस HI को, HI क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। हम इसको डिस्ट्रॉय कर दें, डिस्ट्रॉयड बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे HNO3 मिला दे इसमें, जैसे इसमें हम क्या करें, HNO3 मिला दें या फिर HiO4 मिला दें, तो ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है जो HI को डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो रिएक्शन पीछे नहीं भाग पाएगा। तो HI को जो है डिस्ट्रॉय कर दो, रिएक्शन पीछे नहीं भाग पाएगा। तो अगर हम चाहते हैं कि आयोडीन के साथ रिएक्शन कराए और पीछे न भागे, तो मेरे को एक्स्ट्रा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खर्च करना पड़ता है। तो एक्स्ट्रा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब कीमत बढ़ जाएगी, क्योंकि तुम्हें और केमिकल यूज करना है, और चीजें इस्तेमाल करनी है, तो खर्चा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना। तो रिएक्शन कॉस्टली हो गया, मुश्किल हो गया, महंगा हो गया, इसीलिए मोस्टली इस रिएक्शन को भी हम अवॉइड ही करते हैं। बहुत जरूरत है तो करा लेंगे, नहीं तो अवॉइड करते हैं। ओके, एक और बात यहाँ पर करें कि न करें छोड़ देते हैं, ठीक। उसको हम लोग एक छोटे से एक्सरसाइज में, छोटे से क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे। यहाँ पर करके हम तुम्हारा कॉम्प्लिकेशन नहीं बढ़ाना चाहते। तो एल्केन्स के रिएक्शंस में हैलोजिनेशन हमने आज की क्लास में पूरा किया। कुछ छोटे मोटे और भी रिएक्शंस है जिनको देखने के लिए हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, तो बातें और भी होंगी। तब तक के लिए एक बार फिर से बाय बाय।